सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होगी BPCC 107 की यूनिट 4 जो कि है सामाजिक प्रसंग में आत्म। तो इसमें हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो कंप्लीट में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है आगे चल के। तो हम लोग को इसमें मुख्य रूप से ये देखना है संस्कृति में आत्म का क्या रोल है। तो संस्कृति शब्द का उपयोग आमतौर पर सामान्य भाषा में जाति, राष्ट्रीयता और क्या है जाति, राष्ट्रीयता, जातीयता आदि में किया जाता है। संस्कृति शब्द का उपयोग संगीत, नृत्य, कला, भोजन, वस्त्र, अनुष्ठान, परंपराओं के साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी विरासत में इंगित करने के लिए भी किया जाता है। संस्कृति में भी कई विषय जैसे समाजशास्त्र, नवंश विज्ञान, नवंश होना चाहिए वहाँ, राजनीति विज्ञान, शिक्षा, विपणन विपणन और निश्चित रूप से मनोविज्ञान में अध्ययन का एक बहुत ही आवश्यक क्षेत्र है। ये सभी विषय संस्कृति के विभिन्न दृष्टिकोण को देखते हैं कि संस्कृति क्या है, संस्कृति किससे जुड़ी हुई है, कहाँ से कैसे आती है पारिवारिक रूप से, और कैसे जाति बंध में है, कला में है, भोजन में है, वस्त्र में है, अनुष्ठान में है, परंपराओं में है, बहुत सारे तरीकों में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो जोहदा के अनुसार संस्कृति एक वर्णनात्मक शब्द है जो न केवल नियम और अर्थ बल्कि व्यवहार को भी दर्शाता है। ठीक है। तो मात्सुमोतो और जुआंग ने रोह रोहनर, ट्राइडेस और जोहदा इन सबको एकदम मिला के एक संस्कृति की परिभाषा दी। संस्कृति स्पष्ट और निहित नियमों का एक गतिशील प्रणाली है जो उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए समूहों द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें एक समूह द्वारा साझा किया गया दृष्टिकोण, मूल्य, विश्वास, मानदंड और व्यवहार शामिल है। लेकिन प्रत्येक विशिष्ट इकाई द्वारा अलग तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। इसे कई पीढ़ियों में संचालित किया गया है, जो कि अपेक्षाकृत स्थिर लेकिन समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। तो संस्कृति की परिभाषा कुछ घटकों का वर्णन करती है। ध्यान रखिए, गतिशील प्रगति मतलब ये गतिशील प्रगति है, ये रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। नियमों की प्रणाली, इसमें नियम होते हैं जो आप अपने फैमिली को मानते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपने बोला गया है कि आप वेजिटेरियन हो तो ऐसा नहीं अब आप नॉन वेजिटेरियन हो जाओगे। समूह और इकाइयाँ हमेशा जुड़े रहना और अपने समूह से अलग अलग स्तर पर जिन संस्कृति परिलक्षित होती है, जब हम इसे अपने समूह के भीतर व्यक्तियों में परिलक्षित लेते हैं तो संस्कृति को प्रतिबंधन में इकाइयाँ समूह के भीतर विशिष्ट व्यक्ति होती है। आ गया फिर समूह का अस्तित्व सुनिश्चित करना। समूह का एक अस्तित्व रहे जिसे सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि हो गया हमारा जो सब होते हैं यार, बजरंग दल, शिवसेना और कई सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग धर्मों में अलग अलग। तो मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधित घटक, उपदेश और मूर्त घटकों, संगीत, नृत्य, कला, भोजन, कपड़े आदि के अलावा संस्कृति का गठन संस्कृति में रहने वाले व्यक्तियों को मन, मानव से सामग्री द्वारा भी किया जाता है। संस्कृति में ऐसा व्यक्तिपरक और गैर भौतिक घटकों में दृष्टिकोण, मूल्य, विश्वास, विचार, मानदंड, व्यवहार आदि शामिल है। ये घटक संस्कृति में साझा किए जाते हैं और स्वैच्छिक व्यवहार सदस्यों में संचालित प्रतिक्रियाओं की आदतों और समग्र रूप से अनुष्ठानों में व्यक्त किए जाते हैं। मतलब उनके प्रश्नों को ये नहीं है कि ये चीज़ पहनना ही हुआ या ये चीज़ करना ही है, उनके ऊपर थोपा ना जाकर के उनको इस तरीके से समझाया या संस्कृति के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनमें से उन्हें कुछ ना कुछ चुनना ही रहता है। जैसे कोई टीका लगाता है, कोई टोपी पहनता है और कोई बुर्खा पहनता है, या कुछ भी विशेष, कोई ताबिज पहनता है, कोई जनेऊ पहनता है, सब अलग अलग तरीके से करता है। व्यक्तिगत अंतर, किसी व्यक्ति संस्कृति में अलग अलग व्यक्ति को सांस्कृतिक मूल्यों, दृष्टिकोणों, मान्यताओं, मानदंड, व्यवहार आदि को लेन देन उनके पालन करने तथा मात्रा में भिन्न होता है। सब अलग अलग होता है। कोई 5 बार नमाज पढ़ता है, कोई 3 बार पढ़ता है, कोई 1 बार पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई सप्ताह में 1 बार पढ़ता है। सब अलग अलग होता है और सब में व्यक्तिगत अंतर होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित, जो बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आपके पापा आपको समझाते हैं, आप अपने बच्चों को समझाओगे, उनके बच्चे उनके को समझाएंगे, धीरे धीरे ऐसी समय के साथ अपरिहार्य परिवर्तन। समय के साथ परिवर्तन सब चीज़ का एक सिंपल एजेंट फंडा है, जिसे 1 2 का 4 4 2 का 1 कर लो, तुम समझ सकते हो। सब लोग अपना अपना चलाते हैं, तुम अपने चलाते हो। अब तुम्हारे पापा अपने ज़माने में अपनी तुम्हारी उम्र में तुम्हारी जितनी उम्र में फ़ोन नहीं चलाए होंगे, लेकिन आज तुम चलाते हो, ये परिवर्तन है। हम विभिन्न संस्कृतिकरण एवं पर संस्कृतिकरण, ये थोड़ा सा है।
एनकल्चरेशन और क्या है अकल्चरेशन। तो एनकल्चरेशन का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें के द्वारा हमारे संस्कृति में विभिन्न पहलुओं को संस्कृति से विभिन्न एजेंसियों द्वारा पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित किया जाता है। एनकल्चरेशन में क्या होता है कि हम कुछ एजेंसियों द्वारा, मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ मौलाना मंदिर चर्च ये सब की बात कर रही है, एजेंसियाँ लिख दिया, उसको बहुत बड़ी गलती किया है, बवाल हो सकता है आगे चल के। कोई बदमाश स्टूडेंट इस पे क्लेम करेगा तो सच में गड़बड़ हो जाएगा। एजेंसियाँ तो गलत है, धार्मिक संस्थान लिख देता है या कुछ भी लिख देता। संस्कृतिकरण और प्रसंस्कृतिकरण में अंतर, ठीक है। तो अकल्चरेशन से एनकल्चरेशन थोड़ा अलग है। अकल्चरेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसी संस्कृति को अपनाता है जो अपने मामलों में उनके मूल्य से भिन्न होती है। अकल्चरेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसी संस्कृति को अपनाता है जो कई मामलों में उसकी मूल रूप से भिन्न होती है। सच्चाई बात है। अब सब लोग पैंट पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे धर्मों में है कि लुंगी पहनना ही है, लेकिन वो अपनाता है। इस प्रकार अकल्चरेशन वहाँ होता है जहाँ हम पैदा हुए होते हैं और संस्कृति के परिचित होने की प्रक्रिया जन्म के ठीक बाद शुरू होती है। हालांकि अकल्चरेशन के मामले में हमारे स्वयं के अलावा अन्य संस्कृति का प्रभाव तब शुरू होता है जब हम दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं। मानव में से हमारे स्वयं के अलावा हम अन्य संस्कृति का प्रभाव तब शुरू होता है जब हम दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं। इसके अलावा अकल्चरेशन सहज और काफ़ी हद तक स्वैच्छिक, स्वचालित और अपरिहार्य है, लेकिन अकल्चरेशन प्रक्रिया अक्सर मौजूद सांस्कृतिक शिक्षा और नई सांस्कृतिक प्रथाओं और व्यक्तियों के संपर्क में आने के बीच अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है। मतलब एक संस्कृति वो है जो हम जन्मजात या जन्म से के बाद से स्टार्ट करते हैं और उसमें अपनाते हैं, और कई मूल रूप से हमारी जो व्यक्तित्व होता है उससे कुछ भिन्न होती है। लेकिन दूसरा जो है उसमें ये कहा गया है कि जब हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में जाते हैं तब हमें अपनी संस्कृति और दूसरी संस्कृति के बीच का एक अंतर, क्या लिखा है, प्रभाव, तब हमें उसका पता चलना स्टार्ट होता है कि पहले वाले में क्या प्रभाव था, या कह सकते हो इसे अंतर के तौर पे संस्कृतिकरण और अभिकर्ता। जैसा कि माना जाता है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होती है, जिसमें विभिन्न घटक को की यह संरचना प्रक्रिया संस्कृति के विभिन्न एजेंटों जैसे कि माता पिता, बुनियादी परिवार, साथियों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थानों द्वारा आदि द्वारा संचालित और सुधारित होती है। तो देखो इसमें ये बताया कि संस्कृतिकरण के अभिकर्ता मतलब कौन संस्कृतिकरण प्रदान करता है एक तरह से। तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का क्या है, माता पिता भाई बहन, ये एक पारिवारिक माहौल में आ गए। आपके माता पिता भाई बहन जो देते हैं संतान के शारीरिक उत्तरजीविका, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में व्यवहार को देना, माता पिता आर्थिक प्रतिष्ठान और लालन पालन में चीज़ें को बताना, क्या होता है, कौन सा धर्म कब मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, भाई बहन में जो होता है रक्षाबंधन, ये सब चीज़ें। और कुछ संस्कृतिकरण होती है जो फ्रेंड्स के द्वारा मिलती है, जैसे वो क्या हम जो क्या बोलते हैं यार, वो सब जो होता है कि दोस्ती में सॉरी नहीं, थैंक यू नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, कहानी किस्सा, फ्रेंडशिप डे, ये सब संस्कृतिकरण। और अलग अलग जो डेज होते हैं फ्रेंड्स पे के, वैसे संस्कृतियाँ हम लोग क्या दोस्तों यार से सीखते हैं। विस्तृत परिवार जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलता है। माता पिता के अलावा ताऊ चाचा जो बड़े होते हैं उनसे, दादा दादी उनसे भी सीखने मिलता है। साथी समूह के मध्य संबंध, साथी समूह में ऐसे व्यक्तियों का छोटा समूह होता है जिसमें मित्रों के समान घनिष्ठ होते हैं, गुरु समान आयु के वर्ग होते हैं, क्लास में जो होता है, कोचिंग्स में जो होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होता है, मान लो तुम फिर शिक्षा में अलग अलग संस्कृति मिलती है, तुम्हारे टीचर्स तुमको बताता है अलग अलग तरीका, अलग अलग चीज़, कब हारना है कब जीतना है। फिर धर्म जो बताता है, मौलाना लोग ज्ञान देते हैं। और क्या बोलते हैं यार, मंदिरों में और क्या होता है जो ये लोग करते हैं ना सत्संग, ये सब में भी तो धर्म का होता है। अलग अलग से पुराण, विष्णु पुराण बहुत 18 पुराण है, गरुड़ पुराण, ये सब करके बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं, वेद है
और क्या होता है जैनों में क्या होता है, और क्या बुद्ध में होता है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब करके है ना, धम्मम संगम बुद्ध धम्म और संघ, ये तीन चीज है। कई सारे बुक्स है, बहुत सारी चीजें है संस्कृति में धर्म का, विभिन्न संस्कृतियों में आत्म। तो देखो इसमें ये बताया गया है कि इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक हाथ, एक पिक्चर थी हमको साउथ इंडियन की, हमें नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें ये दिखाया गया था कि उसका एक हाथ में बहुत ताकत रहती है, और मतलब उसका एक हाथ उसके सही और गलत में बीच में रोकता था, और गलत चीज पे अपने आप ही एक्टिव हो जाता था। एकदम सेम चीज की यही स्टोरी है उसमें। इसका हाथ इसको गलत चीज पे खुद को मार देता है। बाएं हाथ उसकी टिप्पणियों के अनुसार बायां हाथ उसे हर बार मारता है जब वो कुछ मानक रूप से गलत करता है, जैसे स्पष्ट भाषा का उपयोग करना। ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाएं हाथ का खुद का दिमाग है, जिस कहानी को प्रसारित करने के लिए एपिसोड द कल्चर इनसाइड नामक दिया गया था। तो क्या है, हमें संस्कृति और किसी खास समाज और देश जिसके हम रहते हैं तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम इसमें वाहक बन जाते हैं, और अक्सर हमारी व्यक्तिगत संस्कृतियों के संदर्भ में अवधारणा और आंतरिक घटनाओं को समझने के लिए होता है। हमारी व्यक्तिगत संस्कृति हमारे आत्म धारणाओं का एक हिस्सा होती है। आत्म धारणा को अधिगम मनोवृत्तीय विश्वास मूल्यांकन निर्णयों की जटिल संगठित और कहाँ गया संगठित और गत्यात्मक तंत्र के रूप में परिभाषित किया है। स्वयं को भाव मोटे तौर पर भिन्न वर्गीकृत किया जा सकती है। चलो, व्यक्तिवादी समाजों में स्व की भावना, तो हमारा आत्म भी एक संस्कृति से प्रभावित होता है और उसका एक हिस्सा बन जाता है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हम जब संस्कृति में रहते हैं तो हमारा उसमें एक आत्म जुड़ जाता है कि ये काम नहीं करना, ये काम गलत है, वो काम सही नहीं है। जैसे कि भले ही कोई दूसरे धर्म को ना माने, जैसे कि एक हिंदू इस्लाम को ना माने, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस्लाम की किसी चीज में गलत काम कर देगा, जैसे ईटा मार देगा, पत्थर मार देगा, उसका विरोध करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब हमारा आत्म भी एक संस्कृति का हिस्सा हो गया, जिसमें हमें ये बात का पता चल गया है कि दूसरों को भी संस्कृति का उतना ही ध्यान रखना है जो हमारा आत्म सिखाता है। भले ही ये चीज हमें बाहर से बताई ना गई हो, लेकिन अब हमारा आत्म इस चीज को समझ चुका होता है कि हर चीज का होता है। तो व्यक्तिवादी समाजों में सब की भावना, जो व्यक्तिवाद होता है जो अपने में चलता है, जो बिना समूह के रहता है, वो व्यक्तिवाद हो गया। और सामूहिक समाजों में सौ की भावना, व्यक्ति समाज, सामूहिक समाज का मतलब है यहाँ का समाज, मतलब जो इंडिया हो गया और जो मिलजुल के जापान हो गया, ये सब हो गया सामूहिक समाज का एक तरीके से देश। और व्यक्तिवादी समाज हो गया आपका इंग्लैंड, यूरोपियन देश और अमेरिका, ये सब व्यक्तिवादी होता है। आसपास से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यहाँ यहाँ जहाँ जाओ वहीं पे मोहल्ले में गुटबाजी चल रही है, चाय की दुकान पे मजे हो रहे हैं। तो इससे आप दो तरीके से समझ सकते हो। संस्कृति में विभिन्न सेल्फ कंस्ट्रक्टुअल कंस्ट्रक्टुअल के परिणाम, ठीक है, व्यक्तिवाद के परिणाम क्या है, सामूहिकता के परिणाम क्या है, तो इसमें अलग अलग चीज दी हुई है। इसको समझने के लिए इतना कोई जरूरी नहीं है। मासुमोंगो और जुआंग द्वारा वर्णित व्यक्तिवादी और सामूहिक आत्म प्रतिबंधों का परिणाम का सारांश, ठीक है। बहुसांस्कृतिकरण, बहुसांस्कृतिक पहचान का मामला। कई लोग होते हैं जो बहुत सांस्कृतिक होते हैं। बहुत सांस्कृतिक मतलब जो कई संस्कृतियों से मेल रखते हैं। बहुत इंडिया में भरमार है ऐसे लोग की। और इसका मतलब हम एक समझते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है, एक बहुत फेमस चैनल है, इसका वीडियोस इंडिया में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब हम ये वीडियो बना रहे तब तो उसका नाम है पू इन कोरिया। वो लड़की एक यूट्यूबर है और एक क्या बोलते हैं डॉक्टर है। तो उसमें हम बता रहे हैं वो इंडिया में मतलब पैदा हुई थी और कुछ साल बाद इटली चली गई, ठीक है। तो इटली से उन्होंने पढ़ाई की, फिर क्या बोलते हैं कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, यूके में पढ़ाई की उन्होंने। फिर यूके से पढ़ाई करके स्टडी के दौरान उन्होंने अपनी जॉब कोरिया में की, और अभी वो कोरिया में रहती है और कोरिया में ब्लॉग्स भी बनाती है अपनी जॉब के साथ साथ। तो उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और क्या इटालियन भी आती है, कोरियन भी आती है,
और अपने क्षेत्र मतलब इंडिया के क्षेत्र राजस्थान की शायद मारवाड़ी भी आती है। तो इतनी भाषाओं का उन्होंने में और इतने कल्चर्स उनमें डेवलप हो चुका है कि इंडिया में जब रहती है तो भाई के त्यौहार दिवाली वाली का भी सेलिब्रेशन होता है, होली का भी सेलिब्रेशन पे वीडियो डालती है। और क्या बोलते हैं, जो अभी पिछले साल एक तो घटना नहीं हुई थी कोरिया में, जो इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, कोई हेलोवीन की कोई पार्टी थी तो वहाँ पे भी जा रही थी, उससे पहले ही वो हो गया और बहुत सारे लोग मर गए थे, तो वहाँ नहीं गई थी। तो इटली के भी त्योहार में वेनिस वेनिस जाती हैं वो। तो मतलब कितनी सारी संस्कृतियाँ बिल्ड हो जाती है, वही चीज़ को इसमें बताया गया है। बहुसांस्कृतिकरण का मामला यही है कि और इसमें 3 स्तर के अनुसंधान अवलोकन व अंतरा अवलोकन, मतलब इसमें 3 स्तर की है बहुसांस्कृतिक पहचान। वो है अंतर व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, तो अंतरा व्यक्तिगत वो बहुत संस्कृति के साथ साथ पहचान में मनोविज्ञानी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में समायोजन के लिए सकारात्मक परिणाम पाए गए। हाँ, उनके सहयोगी ने अनुमान लगाया है कि सकारात्मक इनकल्चुरेशन में इस तथ्य के परिणाम आ सकते हैं जो आंतरिक कारण जैसे द्विभाषी प्रवीणता को मजबूत सामाजिक समर्थन और बाहरी कारकों और पूर्वाग्रह और हितोत्साहित करने वाली राज्य की नीतियों का परिणाम दे सकते हैं। जिस सांस्कृतिक के कारण व्यक्तियों के बीच मध्य अंतर इन पदों को देखा जाता है, दो सांस्कृतिक मध्य की दूरी प्रतिक्षलित, यह सब ये चीज है। अंतराल व्यक्तिगत स्तर, जिसमें हम अपने अंतरा व्यक्तित्व में व्यक्तित्व का स्तर, इसमें हम अपना जो डेवलप करता है ये एक अच्छा और सकारात्मक परिणाम पाया जाता है, सकारात्मक परिणाम पाए गए इसमें। मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, जैसे कि अभी उनकी करी जा रही, जैसे कि मैंने अभी बताया पूइन कोरिया की। बट अंतर व्यक्तिक स्तर में ये देखा गया, मान लो कोई आपको पता चले आपके मोहल्ले में कोई रहता है जो 10 साल पहले पाकिस्तान के लाहौर वाले हिस्से से आया है, तो क्या होगा? और उसे इंडिया की नागरिकता मिल गई है, 5 साल की क्योंकि रहती है, 5 साल तक जो इंडिया में रहता है उसके बाद उसको कुछ प्रोसेसेस के बाद उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है, मान लो अब दे दी गई है। तो इसमें ना अब आपको एक नकारात्मक भी भाव बनेगा और उसमें उपजातीय समूह और अंत व्यक्ति अस्तित्व का संकोच का सामना करते हैं वो लोग। ठीक है, सामूहिक स्तर में वो होता है जहाँ लोग नीति बहुसंस्कृतिवादी नीतियाँ परंपराओं और समुदाय संबंधी अपने मूल सार को कई संस्कृतियों में संरक्षण को जोड़ देती है, हालांकि उन व्यक्तियों के आत्मसम्मान के लिए सकारात्मक होती है जिनकी जाति अल्पसंख्यक से उच्च पहचान होती है। मान लो अमेरिका, अमेरिका में हो गए एक इलाका जिसमें इंडियंस भी रहते हैं, इंडिया के मुस्लिम्स भी रहते हैं, इंडिया के क्रिश्चियंस भी रहते हैं और इंडिया के जैनिज्म, बुद्धिज्म और यादव, बहुत सारी उपजातियाँ भी रहती है और लेकिन सब एक साथ मिलकर रहता है। वो हो गया आपका सामूहिक स्तर पर व्यक्ति, सामूहिक स्तर की क्या था वो का भूल गए हम, बहुसांस्कृतिक पहचान। सब एक साथ रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, भले ही कोई पाकिस्तान से भी जाए तब भी वो लोग अच्छे से ही ट्रीट करते हैं उन लोग को, क्योंकि उन लोग को पता ही अमेरिकन से तो अच्छे होता है पाकिस्तानी। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग बुरे होते हैं, ऐसी हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दूसरों से मिलने से अच्छा बगल के देश, मतलब बाप बेटे के जैसा रिश्ता है इन लोग का, इंडिया और पाकिस्तान का। बुरा नहीं मानना कोई। विभिन्न संस्कृतियों के सामाजिक व्यवहार, तो विभिन्न संस्कृतियों में सामाजिक व्यवहार, इसमें आपको इंडिया की थोड़ी बेइज्जती किया है यहाँ पे। कई अखबारों में लेख लिखा गया कि इंडियन लोग अपने घरों में गंदगी करते हैं, अपने गलियों में गंदगी करते हैं, अपने शहर में गंदगी करते हैं, लेकिन यही लोग जब विदेश जाते हैं तो ये लोग गंदगी नहीं करते। मतलब ये लोग बाहर की संस्कृतियों में ढलते हैं और इसे अपनाते हैं और अच्छे से रहते हैं और सही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। मैस्लो ने अपनी आवश्यकता के श्रेणी में मॉडल महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक रूप से संबंध की आवश्यकताओं का उल्लेख करता है, एक सामाजिक समूह में स्वीकृत और सद्भावता की भावना महसूस करता है। अंत समूह वो होता है जो हमें, वह समूह जिसके साथ हम खुद को जोड़ते हैं, उसका जुड़ाव महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे धार्मिक समुदाय, राष्ट्र परिवार, गाना बजाने वाले समूह, फुटबॉल टीम इत्यादि। ठीक है, वह समूह होता है जिससे हमें कोई जुड़ाव नहीं महसूस होता है। अब आ गए हम लोग समूह सदस्यता और गतिशीलता में अंत सांस्कृतिक विभेद। ठीक है, जैसा कि अध्याय हमने
जैसा कि अध्याय में पहले प्रदर्शित किया गया है कि सामूहिकवादी संस्कृतियां अपने व्यक्तिवादी संस्कृति की तुलना में अपने अंत समूह एवं बाह्य समूह सदस्यों के बीच में कड़ा विभेद प्रस्तुत करती है। व्यक्तिवादी संस्कृतियां जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और की तुलना में इसका नकारात्मक प्रभाव जापान और कोरिया जैसे समूहवादी संस्कृतियों के बाह्य समूह के सदस्यों व अजनबियों के साथ संवाद करने में कठिनाइयां परिलक्षित होती है। लंबी लंबी यार इसमें तो थोड़ी दी गई है, सब तो थोड़ी से दी गई है सब जगह जगह, तो ऐसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप मारते हैं, चलो हटाओ। अंत समूह पहचान बनाम अंत समूह पक्षपात। अंत समूह पहचान क्या है? अंत समूह अभी हम लोग ने पढ़ा ना। अंत समूह वो चीज होती है जिसमें हम लोग अपना आपको दूसरों के साथ बहुत इजीली जोड़ लेते हैं। अंत समूह पहचान बनाम अंत समूह पक्षपात। अंत समूह में भी पक्षपात होता है। तो अंत समूह समझता है भाषा नजरिया। अंत समूह पक्षपात इस संभावना को संदर्भित करता है कि कोई अपने समूह का पक्ष लेगा तो दूसरे समूह का बहिष्कार करेगा। ताशवेल और उनके सहयोगी ने एक न्यूनतम समूह प्रतिमान और सॉरी इसके सहयोगी नीति के हम समूह प्रतिमान का उपयोग करते प्रदर्शित किया कि लोग केवल अमूर्त समूह का वर्गीकृत करते हैं, करना ही अंत समूह पक्षपात उत्पन्न करता है। कि जो लोग सब लोग पहले समूह में थे, जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दी गई फिलोसफर के द्वारा कि कैसे इस्लाम क्रिएट हुआ। तो इसको चलो हम एक छोटा सा, जैसा कि जितना हमें नॉलेज है उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं, अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कि हर लोग को मारा नहीं जाता था हमारे समाज में, कुछ लोग जो गलत काम करते थे उसको ऐसी तरफ भेज दिया जाता था जैसे कि रेगिस्तान की उस तरफ, राजस्थान के साइड रेगिस्तान, उसमें उस पार की तरफ भेज दिया जाता था कि ये अंत में चलते जाते अपने ही खाने की तलाश में भूख प्यास से मर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, और दूसरी तरफ भेज दिया जाता था, समूह से बहिष्कार कर दिया जाता था। अगर बहुत सारे लोग को हम भेजेंगे कहीं पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उसमें कोई एक लीडर हो जाएगा, लीडर एक अलग चीज बनाएगा, अलग चीज बना के उन लोग का सबसे पहला काम क्या होगा? इन लोग पे से बदला लेना। जो लोग ने इनको निकाला, इन्होंने सब कुछ अलग बना लिया, इनसे सब कुछ उल्टा कर लिया या बदल लिया, और फिर इन लोग पे हमला करना, इन लोग को जीतना हराना जो भी करना। तो ऐसे इस्लाम क्रिएट हुआ है, लोगों ने ऐसे थ्योरीज दी फिलोसफर्स ने। अब क्या सही है क्या गलत हमें नहीं पता किसकी थ्योरी है ये, तो वही चीज बताई कि अंत समूह से ही बहिष्कार लोग अंत समूह पक्षपात क्रिएट कर लेते हैं। हो सकता है होता वैसा। गुणारोपण, तो गुणारोपण क्या होता है? मनुष्य अपने और दूसरों के व्यक्ति या व्यवहारों स्लैश लगा है व्यवहारों और उनके जीवन का समान घटनाओं के कारण स्पष्टीकरण की खोजने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह स्पष्टीकरण को गुणारोपण के रूप में जाना जाता है। यह ज्योतिष में लोगों के विश्वास के हमारे द्वारा प्राप्त आनंद के बर्डस्प्रेड पर्सनालिटी क्विज से समझ सकता है। आप परीक्षाओं में अपनी सफलताओं का कारण परीक्षक के सख्त ग्रेडिंग या बुखार की वजह से खराब निष्पाद हो सकता है। ये गुणारोपण सच हो सकता है कि आप अपनी कार को दूसरे के चालक से अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वाहन में दुर्घटनाग्रस्त होने का श्रेय दे सकता है। हालांकि ये सामने वाले की वाहन से दूरी बनाए रखने में आपकी स्वयं की भी अक्षमता के कारण हो सकता है। मतलब कि हम दूसरों पे गुणारोपण कैसे थोपते हैं, मतलब अपनी गलतियां दूसरे पर थोपने के लिए हमेशा कैसे उतावले रहता है। जैसे कि आपका इग्नू में एग्जाम में खराब नंबर आना, उसमें आप ये बोल दो कि इग्नू में एग्जाम में खराब नंबर आता है सभी का, ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर सारे एग्जाम को OMR बेस कर दिया जाए या ऐसे थ्रू जिस जो कंप्यूटर से जांच हो, उसके बाद आप उसको नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपको ही उस चीज़ को सफल, मतलब आपको ही उस चीज़ को हक देना पड़ेगा कि आपसे ही गलती हुई। इसीलिए अगर आपको कभी अगर बोला जाएगा कि आप लिखित एग्जाम लोगे OMR बेस का, तो आप हमेशा लिखित चुनोगे, जैसा कि इसमें लिखा गया है, क्योंकि आपको इस बात का डर रहेगा कि अगर आप OMR बेस का चुन लोगे तो आप कंप्यूटर पे दोष नहीं डाल पाओगे, कंप्यूटर से गलती हुई, क्योंकि सब जानते हैं कंप्यूटर से गलतियाँ नहीं होती है। इसलिए लोग
वो चीज़ें चुनते हैं जिसमें लोग गलतियाँ ठोक पाए, जैसे कि इसमें लिखा है। हम नहीं बोल रहे ऐसी बात, हमें तो मिले, हम वो हमारी बॉस का चुने हमेशा। आक्रामकता, आक्रामकता को यार तुम लोग को नहीं, तुम लोग थोड़ा, तुम लोग कोई बुराई कर देंगे, तुम लोग जो गुस्सा आ जाएगा और फिर हमें मारने पे दौड़ोगे, वही आक्रामकता है। आक्रामकता व्यवहार के माध्यम से क्रोध की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जिसमें अन्य व्यक्ति को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचता है। अनुवांशिक कारणों के अलावा पर्यावरण और सांस्कृतिक कारणों का भी इसमें का किसी संस्कृति के समग्र प्रत्यक्ष अनुभव और आक्रामकता की अभिव्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। फिनलैंड ने आक्रामकता को कुछ इस तरह से देखा कि कोई व्यक्ति आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ करता है, इसलिए इसलिए एस्टोनिया की तुलना में अधिक भयावह माना जाता है। यहाँ एक लक्ष्य हासिल करने के लिए आक्रामकता को अधिक सामान्य साधन माना जाता है। जैसे कि एक बात तुम्हें बताते हैं, इसका आक्रामकता का कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा लेना देना है, तो बाकी लेना देना नहीं है। ऐसा कोई धर्म विशेष हम कोई बुराई नहीं कर रहे, कि जैसे मान लो बकरीद का त्यौहार है जिसमें लोग मुसलमान लोग बकरों की बलि देते हैं, ऊँटों की बलि देते हैं, भैंसों की बलि देते हैं, अलग अलग चीज़ों की बलि दी जाती है। इसमें सिखाने का उद्देश्य क्या रहता है उनका? उनका ये उपदेश रहता है कि किसी भी चीज़ से लगाव नहीं करो, और कुर्बानी किसी भी चीज़ की हम दे सकते हैं, फिर वो कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो। हम लोग उसको पहले पालते हैं, बकरे को 1-2 महीना, कई लोग तो साल साल भर पालते हैं, और कई लोग उससे भी ज़्यादा पालते हैं, और फिर उसकी बलि देते हैं कि हम लोग अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ को भी बलिदान दे सकते हैं भगवान के लिए। लेकिन अगर हम एक साल एक चीज़ का बलिदान दिए, अगले साल भी हम उसी चीज़ का बलिदान दिए, उसके अगले साल भी हम उसी चीज़ का बलिदान दिए, उसके अगले साल भी उसी चीज़ का बलिदान दिए, तो क्या हम हर साल एक ही चीज़ सीख रहे हैं? मतलब बलिदान तो हम एक ही बार में सीख गए भाई कि हम एक बार बलिदान दे सकते हैं, हर बार बलिदान दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का हम बलिदान दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक आक्रामकता भी सीख रहा है, हिंसक होना भी सीख रहा है, फिर वो हमारी आनंद का एक हिस्सा भी बन सकता है। ऐसा एक थ्योरिकल बेस में कहा गया है, किसने कहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन कहा गया कि हर बार हम एक नई चीज़ भी उससे सीखते हैं। हर चीज़, हर बार एक ही चीज़ सिखा के जाए जरूरी नहीं है, और हर प्रॉब्लम एक बार लाइफ में आ रही है, एक ही जगह आ रही है, तो वो हर चीज़ बार अलग अलग चीज़ सिखाती है। ऐसे वो प्रॉब्लम नहीं है, हम बता रहे हैं कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में आ रही है, अगर हम आके आपको रोज़ एक ही तरीके की बात करें, तो आप मेरे बारे में हर बार ये नहीं सोचोगे कि पागल है। हो सकता है कि भाई आज इसके में ये प्रॉब्लम रही हो, या आज उसने ये देखा हो, आज उसने वो देखा हो। हर चीज़ अलग अलग चीज़ें सिखाती हैं, तो वैसे ही वो बलि हर बार आपको, क्या बोलते हैं वो, क्या बोल रहे थे अभी, कुर्बानी नहीं सिखाती है कि कितनी बड़ी आप कुर्बानी करते हो। कई बार कुर्बानी के साथ आक्रामकता और हिंसक होना भी सिखा सकती है, ऐसा कई लोगों ने माना है। हम्म, तो व्यक्ति प्रत्यक्षण, आकर्षण और संबंध, इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ये एक बस मिथ है कि क्या है। अब ये बात आप लोग कमेंट में जरूर बताना वीडियो देखने के बाद। तो व्यक्ति प्रत्यक्षण, आकर्षण और संबंध, व्यक्ति दूसरे के बारे में बताता है, दूसरों का मूल्यांकन करता है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुका है। जो जानकारी और कई अन्य कारकों के अनुसार आकार और संशोधित होता रहता है। हम लोगों और उनके व्यवहारों को कैसे प्रशिक्षण करता है। ठीक है। मुख्य पहचान अध्ययनों में संकेत मिलता है कि दूसरे व्यक्ति की तुलना में स्वयं को जातीय लोगों के चेहरे में अधिक सटीक रूप से पहचान सकता है। अब ये सब पढ़ा हुआ है हम लोग का ना। तो आगे हम लोग सारांश की तरफ। तो गाइस, अच्छा ही वीडियो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम लोग फिर यूनिट 5 कवर करें। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी किसी भी लिंक पे आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पर लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।